वेलकम टू सीजी शिक्षा मैडिन साथ साथ जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स तक हम लोग 14 चैप्टर गणितीय कथनों की जांच। तो चलिए प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग जितने भी परिमेय संख्याओं के बीच में संक्रियाओं को देखे थे, अब उसका आगे कंटेंट को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो इन कथनों को गणितीय रूप में लिखना है भाई। पूर्णांक गुणन संक्रिया के सापेक्ष संवृत्त है, परिमेय संख्याओं घटाने पर क्रम विनिमय लागू नहीं होता है। ये सारे चीज़ को भी हम लोगों को यहाँ से क्या करना है, देखना है भाई। तो इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, ये किस किस के कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा और किसके किसके बेसिस पे आएगा। ठीक है, तो चलिए इन कथनों को गणितीय रूप में लिखते हैं भाई हम लोग। पूर्णांक गुणन संक्रिया के सापेक्ष संवृत्त है, परिमेय संख्या में घटाने पर क्रम विनिमय लागू नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देखे थे। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये चीज़ देखे थे कि साहचर्य नियम के बेस पे क्या होता है, गुणन के बेस पे क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, क्रम विनिमय का नियम क्या होता है, ये सारे चीज़ को कवर किए थे। अब उसी का आगे का कंटेंट को हम लोग यहाँ से क्लियर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ का उत्तर के बेस पे लिखेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आएगा। पहला, इन कथनों को गणितीय रूप में लिखिए। तो इन कथनों को गणितीय रूप में लिखेंगे तो पहला दिया गया है पूर्णांक गुणन संक्रिया के सापेक्ष संवृत्त है। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो इस बीच में हम लोग पूर्णांक संख्या के बेस पे हम लोग जानते हैं कि पूर्णांक संख्या के बेस में क्या होता है, जिसमें धनात्मक संख्या भी होती है, ऋणात्मक संख्या भी होती है, जीरो भी होती है। ठीक है, मतलब इंटीजर नंबर जिसको आई से हम लोग क्या करते हैं, स्वैप करते हैं। यहाँ से हम लोग जो प्राकृत संख्या होती है उसको n से दर्शाते हैं, और जो पूर्ण संख्या होती है उसको W से, प्राकृत संख्या को n से, पूर्ण संख्या को W से, और पूर्णांक संख्या को I से या फिर Z से। उसके बाद आएगा परिमेय संख्या को Q से, और अपरिमेय संख्या S से। इसके बाद वास्तविक संख्या आती है, इसको R से दर्शाते हैं। और ये पूरे चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये सब नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है, संख्या पद्धति के अंतर्गत नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ से जान सकते हैं भाई कि प्राकृत संख्या किसके बेस पे होता है, n के बेस पे, पूर्ण संख्या W के बेस पे, पूर्णांक संख्या I या Z के बेस पे होता है, और परिमेय संख्या Q के बेस पे होता है, अपरिमेय संख्या S के बेस पे होता है, वास्तविक संख्या R के बेस पे होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई नंबर सिस्टम के अंतराल में कि यहाँ से दोनों किसके बेसिस पे होगा। तो नंबर सिस्टम के अंतराल में हम लोग जब इस चीज़ को देखते हैं नंबर सिस्टम के बेस पे, संख्या पद्धति के बेस पे, तो पहला प्राकृत संख्या n के बेस पे होता है, दूसरा पूर्ण संख्या W के बेस पे होता है, तीसरा पूर्णांक संख्या I या Z के बेस पे होता है, चौथा परिमेय संख्या Q के बेस पे होता है, पांचवा परिमेय संख्या S के बेस पे होता है, छठवां वास्तविक संख्या R के बेसिस पे होता है। ठीक है, यदि ये किसके अंतराल में आते हैं तो ये सारे पूर्ण संख्या के अंतराल में आते हैं। तो ये सारी चीज़ को भी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं भाई कि प्राकृत संख्या n के बेस पे होता है, पूर्ण संख्या W के बेस पे होता है, पूर्णांक संख्या I या Z के बेस पे होता है, परिमेय संख्या Q के बेस पे होता है, अपरिमेय संख्या S के बेस पे होता है, वास्तविक संख्या R के बेस पे होता है। ठीक है, तो इसी कथनों के अनुसार से हम लोग ये बाकी के क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, जो प्राकृत संख्या होती है उसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो पूर्ण संख्या होती है उसको हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं, जो पूर्णांक संख्या होती है उसको I या Z से करते हैं, और जो परिमेय संख्या होती है उसको Q से करते हैं, जो अपरिमेय संख्या होती है S से,
और जो वास्तविक संख्या होती है r से करते हैं। ठीक है, तो इन कथनों को हम लोग किसके रूप में लिखते हैं? गणितीय रूप में लिखते हैं भाई। ठीक है, तो गणितीय कथनों के रूप में हम लोग जब इस चीज़ को लिखते हैं तो हमारे पास ये कंटेंट के अनुसार किसके बेसिस पे आएगा, ये सारी चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करते हैं? सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है, तो पहला नेचुरल नंबर बोलते हैं, इस कारण से इसको n से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्राकृतिक संख्या को, पूर्ण संख्या को होल नंबर बोला जाता है, इस कारण से w से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। पूर्णांक संख्या को इंटीजर नंबर बोला जाता है, इसलिए इसको i से रिप्रेजेंट किया जाता है। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर बोला जाता है, इसलिए q से रिप्रेजेंट किया जाता है। अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर से, इसलिए इसको s से रिप्रेजेंट करते हैं। वास्तविक संख्या को रियल नंबर बोलते हैं, इस कारण से इसको r से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर एक्सरसाइज सेकंड के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि इन कथनों को गणितीय रूप में लिखिए तो पूर्णांक गुणन संख्या के सापेक्ष संवित है, परिमेय संख्या को घटाने में क्रम विनिमय लागू नहीं होता। पूर्णांक गुणन संख्या के सापेक्ष संवित होता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्योंकि ए बी इज बिलोंग्स टू आई। ठीक है, ए बी इज बिलोंग्स टू आई हो जाएगा, और यहाँ से a इंटू बी इज बिलोंग्स टू भी आई हो जाएगा गुणन के लिए, इसलिए यहाँ पर c इज बिलोंग्स टू भी क्या हो जाएगा आप लोगों का i हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ए बी क्या हो जाएगा? गुणन संक्रिया के सापेक्ष संवित है। गुणन संक्रिया के सापेक्ष संवृत्त है। ठीक है, ये पहला के बेस पे हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन के बेस पे हम लोग देखेंगे तो परिमेय संख्या में घटाने में क्रम विनिमय लागू नहीं होता है। तो परिमेय संख्या में घटाने पर परिमेय संख्या घटाने पर परिमेय संख्या घटाने पर क्रम विनिमय लागू नहीं होता, ये सत्य है। ठीक है, क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि पी क्यू माइनस करेंगे, मान लेते हैं कि पी क्यू इक्वल टू है आप लोगों का आर एस है। ठीक है, इस कंटेंट के अनुसार है। अब यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को करेंगे कि पी क्यू माइनस आर एस करेंगे। ठीक है, और इज इक्वल टू करेंगे इज नॉट इक्वल टू आर एस माइनस पी क्यू करेंगे, तब ये दोनों अलग अलग आएगा। इस कारण से यहाँ पर परिमेय संख्या को घटाने में क्रम विनिमय लागू नहीं होता है, क्योंकि जैसे मैं एग्जाम्पल के बेस पे बता रहा हूँ। देखिए, मान लेते हैं कि 5/4 प्लस 1/4 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 प्लस 1/4 बराबर 6/4 हो जाएगा। ये इसको उल्टा लिखेंगे, 1/4 प्लस 5/4 लिखेंगे, फिर भी ये 6/4 ही आएगा। बट इसको घटाएंगे हम लोग, देखिए 5/4 माइनस 1/4, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4/4 आएगा। बट यहाँ पर 1/4 माइनस 5/4 घटाएंगे तो -4/4 आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज है, इसलिए यहाँ पर ऋणात्मक लागू नहीं होता है, धनात्मक संख्या ही लागू होता है। इस कारण से ये क्वेश्चन को आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन के बेस पे निम्न गणितीय कथनों को पढ़कर उन पर आधारित उत्तर देना है यहाँ पर हम लोगों को। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा, किसके किसके बेसिस पे आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं ये किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, सॉल्व करते जाते हैं। तो निम्न गणितीय कथनों को पढ़कर उन पर आधारित उत्तर दें। तो पहला है कथन एन क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल देन एन के बेस पे, जहाँ पर टू ऑल एन इज बिलोंग्स टू क्यू पर है, मतलब रेशनल नंबर पर बिलोंग कर। इस कथन को शब्दों में लिखना है भाई। ठीक है, इस कथन को हमको किस में लिखना है, शब्दों में लिखना है। तो शब्द में भी लिख सकते हैं भाई, इस कथन के बेस पे हम लोग इस कथन को हम लोग शब्दों के बेस पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को लिखते हैं, तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे। ठीक है, तो निम्न गणितीय कथनों को पढ़कर उन पर आधारित उत्तर दें। तो यहाँ पर क्यों के बेस पे है, तो यहाँ पर मैं बोला हूँ कि यदि कोई भी संख्या n बिलोंग कर रहा है, मान लेते हैं कि n यहाँ पर बिलोंग कर रहा है क्यू पर बिलोंग कर रहा है, या n बिलोंग कर रहा है w पर, या n बिलोंग कर रहा है आपको कैपिटल N पर, या n बिलोंग कर रहा है आप लोगों का R पर, या n बिलोंग कर रहा है आप लोगों का S पर, तो क्यों पर है मतलब ये परिमेय संख्या है परिमेय संख्या है, और w है तो पूर्ण संख्या है,
n है तो प्राकृत संख्या है, r है तो वास्तविक संख्या, s है तो अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। एन एस बिलोंग्स टू क्यों के बेस पे परिमेय संख्या, एन एस बिलोंग्स टू डब्ल्यू पूर्ण संख्या, एन एस बिलोंग्स टू कैपिटल एन है प्राकृत संख्या, एन एस बिलोंग्स टू आर वास्तविक संख्या, एन एस बिलोंग्स टू एस अपरिमेय संख्या के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि एन इज बिलोंग्स टू क्यों परिमेय संख्या के बेसिस पे, और एन इज बिलोंग्स टू डब्ल्यू पूर्ण संख्या के बेसिस पे, और एन इज बिलोंग्स टू कैपिटल एन प्राकृत संख्या के बेस पे, और एन इज बिलोंग्स टू आर वास्तविक संख्या के बेस पे, एन इज बिलोंग्स टू एस अपरिमेय संख्या के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। तो निम्न गणितीय कथनों को पढ़कर उन पर आधारित उत्तर दें, तो इस कथन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो कथन के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो एन क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल देन एन है। ठीक है, तो कोई भी संख्या का घन उस संख्या के किसी भी संख्या का घन उस संख्या के घन से सदैव बड़ा होगा और उसके बराबर होगा। तो इस कथन को शब्दों में हम लोग लिखते हैं भाई, इस कथन को हम लोग शब्दों में लिखते हैं। तो पहला उत्तर के बेस हो जाएगा कोई भी प्राकृत संख्या का घन, कोई भी प्राकृत संख्या का मान उसी संख्या के घन के उसी संख्या के घन के सदैव बराबर एवं बड़ा होगा। किसी भी प्राकृत संख्या का घन किसी भी प्राकृत संख्या का घन, यहाँ पर ऐसा लिखिए इस चीज़ को, किसी भी प्राकृत संख्या का घन, किसी भी प्राकृत संख्या का घन उसी संख्या से सदैव बड़ा एवं बराबर होगा, सदैव बड़ा एवं उस संख्या के बराबर होगा, उस संख्या के बराबर होगा। ठीक है, तो इस कथन को शब्दों में लिखना है। तो आप लोग इस तरीके से इस चीज़ को लिख सकते हैं भाई कि कोई भी प्राकृत संख्या का घन या किसी भी संख्या का घन उसी संख्या से सदैव बड़ा होगा एवं उस संख्या के क्या होगा, बराबर होगा। देखिए ये ग्रेटर है और ये इक्वल है। इस कथन को शब्दों में लिख लीजिए। दूसरा हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, क्या यह कथन सही है? तो यह प्राकृत संख्या के लिए क्या है, सही रहेगा। ठीक है, यह प्राकृत संख्याओं के लिए, ठीक है, एन इज बिलोंग्स टू क्यों परिमेय संख्या के बेस पे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्राकृत संख्या के बेस पे रहेगा, या कोई भी संख्या का घन, यहाँ कोई भी संख्या का घन इसको लिखिएगा, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, कोई भी संख्या का घन। ठीक है, और यहाँ पर लिखोगे कि यह प्राकृत संख्या के लिए सही है। ठीक है, तीसरा, यह कथन किन संख्याओं के लिए सही है? तो यह प्राकृत संख्याओं के लिए सही है। ठीक है, यह कथन प्राकृत संख्याओं के लिए सही है, इसको तीसरा कर लीजिए। दूसरा में यह कथन सही है, तो यह कथन ठीक है, क्यों के बेस पे करेंगे, तो क्यों के बेसिस पे हम लोग करेंगे तो 0 के बराबर होगा, यह कथन सही है। ठीक है, चौथा नंबर में बोला जा रहा है क्या है, इस कथन में n = √2/7 रखा जा सकता है? ये आप लोग √2/7 नहीं रखा जा सकता, क्योंकि प्राकृत संख्या इस कथन में n = √2/7 नहीं रखा जा सकता, नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि √2/7 प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, पांचवा नंबर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं,
क्या कथन पी क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल देन पी टू ऑल पी इज बिलोंग्स टू आई सही है, कारण बताइए। तो मतलब इंटीजर नंबर के लिए, तो इंटीजर नंबर के लिए हम लोग 0 के बेस पे करेंगे, तो 0 और 1 के बेस पे करेंगे, -1 के बेस पे, तो फिर भी ये आप लोगों को माइनस के बेस हो जाएगा और ये नहीं माइनस हो जाएगा, तो यह कथन सही नहीं है, यह कथन सही नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को ये दूसरा नंबर के क्वेश्चन के बेसिस पे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बी नंबर पर एक्स स्क्वायर के बेस पे है, हमारे पास इज ग्रेटर देन इक्वल देन के बेस पे है, तो यह कथन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ग्रेटर देन के बेस पे है या इक्वल देन के बेस पे है, तब इस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो इस कथन को हम लोग शब्दों के रूप में लिख सकते हैं, शब्दों के रूप में रहेगा तो इस चीज़ को हम लोग शब्दों के रूप में भी लिख सकते हैं भाई। ब के अकॉर्डिंग रहेगा तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल देन 1 के बेसिस पे रहेगा, तो इस कथन को मतलब किसी संख्या का वर्ग उस संख्या से हमेशा बड़ा होगा, किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या का वर्ग उस संख्या से किसी संख्या का वर्ग उस संख्या से किसी संख्या का वर्ग उस संख्या से क्या रहेगा, बड़ा एवं बराबर रहेगा, मतलब एक से ना, क्योंकि x इक्वल टू 1 के बेसिस पे है, तो ठीक है। इस कथन शब्दों को यह कथन सही है, x इज बिलोंग्स टू n, क्या यह कथन सही है, तो यहाँ पर ये भी कथन आप लोगों को क्या रहेगा, सही, क्योंकि ये नेचुरल नंबर के बेसिस पे रहेगा, नेचुरल नंबर के बेस पे -1 के बेस में करेंगे तो ये भी आप लोगों का सही रहेगा, ठीक है। दोनों के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों का नंबर भी आप लोगों का क्या रहेगा, सही कथन के बेसिस पे रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं भाई। 3rd नंबर के बेस पे बताइए कि निम्न कथन सत्य है असत्य, उत्तर का कारण भी लिखिए। उत्तर का हम लोग कारण भी लिखिए। सभी बहुभुज पंचभुज होते हैं, इस तरीके से आप लोग पास ये चीज़ दिया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं भाई कि ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आएगा, किसके बेसिस पे आएगा, तो ये सारी चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे हमारे पास ये चीज़ दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे कि बताइए कि निम्न कथन सत्य है या असत्य, उत्तर का कारण भी लिखिए। उत्तर का यहाँ पर भी हम लोगों को क्या करना है, कारण भी लिख करके बताना है भाई, उत्तर का कारण भी हम लोगों को यहाँ पर लिखना है। तो इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि सभी बहुभुज पंचभुज होते हैं, यहाँ पर दिया गया। तो बहुभुज के बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं, तो बहुभुज के बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं, फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं भाई, ठीक है। तो बहुभुज के बारे में हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि बहुभुज के बारे में हम लोगों के पास क्या क्या कंटेंट आता है, ठीक है। तो बहुभुज आप लोगों को क्या होता है, इस चीज़ को देखिए। बहुभुज क्या होती है, इस चीज़ को देखिए। वास्तव में बहुभुज क्या होती है, इस चीज़ को देखिए भाई। बहुभुज के बारे में हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि जिस टाइम में जो भी चीज़ आता है उसको वहीं पर क्लियर करना ठीक रहता है, ठीक है। तो इसलिए बहुभुज देखिए, बहुभुज होती है 3 या 3 से अधिक भुजाओं वाला 3 या 3 से अधिक भुजा वाले को 3 या 3 से अधिक भुजा वाले को बहुभुज कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। बहु मीन्स बहुत होता है, देखिए यहाँ पर 2 वर्डों से मिल करके बना है ये आप लोगों का, ये सास बहु वाला बहु नहीं है, ठीक है। बहु मीन्स होता है बहुत, भुज मीन्स होता है भुजा, मतलब एक से अधिक भुजाएं, ठीक है, अत्यधिक भुजा वाला है ये हो जाएगा अत्यधिक भुजा वाला, क्या कहलाता है आप लोगों का, बहुभुज कहलाएगा, ठीक है। तो बहुभुज के अंतर्गत में हम लोग
देखते हैं तो बहुभुज के अंतर्गत में हम लोग जो देखते हैं तो बहुभुज के अंतर्गत में हमारे पास कंटेंट के अनुसार आ जाता है। तो जैसे कि जिसकी 3 भुजा होती है, तीन भुजा वाला आता है, फिर 4 भुजा, फिर 5 भुजा, 5 भुजा, फिर 6 भुजा वाला आता है, फिर 7 भुजा वाला आता है, 7 भुजा, फिर 8 भुजा, इस तरीके से बढ़ते जाता है। 3 भुजा वाले को क्या बोलते हैं? त्रिभुज। जिसकी 3 भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं भाई? त्रिभुज। जिसकी 4 भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। जिसकी 5 भुजा होती है उसको पंचभुज। जिसकी 6 भुजा होती है उसको षटभुज। जिसकी 7 भुजा होती है उसको सप्तभुज। जिसकी 8 भुजा होती है उसको अष्टभुज। इस तरीके से बोलते हैं, देखिए, ठीक है। तो 3 भुजा वाला क्या कहलाता है? त्रिभुज कहलाता है। 3 भुजा वाला क्या कहलाता है? त्रिभुज। और 4 भुजा वाला चतुर्भुज। 3 भुजा वाला त्रिभुज, 4 भुजा वाला चतुर्भुज, 5 भुजा वाला पंचभुज, 6 भुजा वाला षटभुज, 7 भुजा वाला सप्तभुज, 8 भुजा वाला अष्टभुज कहलाता है, ठीक है। तो इसके बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि 3 भुजा वाला क्या कहलाता है, 4 भुजा वाला क्या कहलाता है, 5 भुजा वाला क्या कहलाता है, 6 भुजा वाला क्या कहलाता है, 7 भुजा वाला क्या कहलाता है, 8 भुजा वाला क्या कहलाता है, ठीक है। तो 3 या 3 से अधिक भुजा वालों को हम लोग बहुभुज कहते हैं, क्योंकि 1 और 2 भुजा से तो अत्यधिक, क्योंकि 3 या 3 से अधिक क्योंकि त्रिभुज आता है। द्विभुज और एक भुज तो हम लोग नहीं बोल सकते, इसलिए यहाँ पर 3 या 3 से अधिक भुजा वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुभुज की श्रेणी में रखते हैं। तो यहाँ पर 3 भुजा आता है, तो जिसकी 3 भुजाएं होती है उसको हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। जिसकी 4 भुजा होती है उसको चतुर्भुज बोलते हैं। जिसकी 5 भुजा होती है उसको पंचभुज बोलते हैं। जिसकी 6 भुजा होती है उसको षटभुज बोलते हैं। जिसकी 7 भुजा होती है उसको सप्तभुज बोलते हैं। जिसकी 8 भुजा होती है उसको अष्टभुज बोलते हैं। और बहुभुजों की संख्या कैसे निकालते हैं आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। यहाँ पर बहुभुज के अंतः कोणों का जो योग होता है, बहुभुज के अंतः कोणों का योग इसका सूत्र होता है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। यहाँ पर ये सूत्र होता है, इसको क्लास 8 में भी आप लोग पढ़े हैं, तो इस चीज़ को भी यहाँ से आप लोग जान सकते हैं भाई, ठीक है। तो बहुभुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो 3 या 3 से अधिक भुजा वाले को क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। बहुभुज के अंतर्गत में बहु मीन्स बहुत होता है, भुज मीन्स भुजा, मतलब अत्यधिक भुजा। 1 से 2, 3 या 3 से अधिक भुजा वाले को बहुभुज कहते हैं। तो यहाँ पर 3 भुजा तो त्रिभुज हो जाएगा, 4 भुजा चतुर्भुज हो जाएगा, 5 भुजा पंचभुज, 6 भुजा षटभुज, 7 भुजा सप्तभुज हो जाएगा, 8 भुजा अष्टभुज हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंटेंट को भी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। 3 या 3 से अधिक भुजा वाले को वो बहुभुज कहते हैं। तो यहाँ पर 3 भुजा के माध्यम से त्रिभुज हो जाएगा, 4 भुजा के माध्यम से चतुर्भुज हो जाएगा, 5 भुजा के माध्यम से पंचभुज हो जाएगा, 6 भुजा के माध्यम से षटभुज हो जाएगा, और 7 भुजा के माध्यम से सप्तभुज हो जाएगा, 8 भुजा के माध्यम से अष्टभुज हो जाएगा। तो बहुभुज के अंतः कोणों का योग होता है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। किसके बेस पे हो जाएगा? 180 डिग्री के बेस पे हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर बहुभुज की श्रेणी में भी हम लोग इस चीज़ को रख सकते हैं। तो पहला हम लोग त्रिभुज के बारे में जानते हैं, फिर चतुर्भुज, फिर पंचभुज, फिर षटभुज, फिर सप्तभुज, फिर अष्टभुज के बारे में इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानेंगे, ठीक है। तो पहला बहुभुज के बारे में जानते हैं। तो बहुभुज के एक रूटिंग में हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। फिर हम लोग त्रिभुज के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग किसके बारे में जानेंगे भाई? चतुर्भुज के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। त्रिभुज के बेसिस पे हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आएंगे इस चीज़ को देख लेंगे। उसके बाद चतुर्भुज के बेसिस पे देख लेंगे, फिर पंचभुज के बेस पे देख लेंगे, फिर षटभुज के बेस पे देख लेंगे, फिर
सप्तभुज के बेस पे, फिर अष्टभुज के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए बहुभुज तो आप लोगों को इतने में समझ में आ गया होगा कि बहुभुज किसको बोलते हैं। 3 या 3 से अधिक भुजा वाले को क्या बोलते हैं, बहुभुज बोलते हैं। 3 या 3 से अधिक भुजा वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुभुज बोलते हैं। ठीक है, 3 या 3 से अधिक भुजा वाले को क्या बोला जाता है, बहुभुज कहते हैं। तो बहुभुज के अंतर्गत बहु मीन्स बहुत होता है, भुज मीन्स भुजा होता है। अत्यधिक भुजा वाला आप लोगों का क्या कहलाता है, बहुभुज की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 या 3 से अधिक भुजा वाले को बहुभुज कहते हैं। तो इसके अंतर्गत 3 भुजा त्रिभुज के अंतर्गत आ जाएगा, 4 भुजा चतुर्भुज के अंतर्गत आ जाएगा, 5 भुजा पंचभुज के अंतर्गत आ जाएगा, 6 भुजा षटभुज के अंतर्गत आ जाएगा, 7 भुजा आप लोगों का सप्तभुज के अंतर्गत आ जाएगा, 8 भुजा आप लोगों का अष्टभुज के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई कि त्रिभुज के बेसिस पे क्या होगा, चतुर्भुज के बेसिस पे आप लोगों का कंटेंट किसके अनुसार होगा। ठीक है, तो अब बहुभुज के अंतः कोणों का योग का जो सूत्र होता है वो होता है आप लोग का n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री के बेस पे होता है। क्लियर, तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो बहुभुज की परिभाषा यहाँ से क्या बनता है, आप लोगों के पास जब भी इस चीज़ को देखेंगे तो 3 या 3 से अधिक भुजा वाले को बहुभुज कहते हैं। बहुभुज के अंतर्गत देखते हैं तो बहु मीन्स बहुत होता है, भुज मीन्स भुजा होता है, और इसमें अत्यधिक भुजा वाला बहुभुज कहलाता है। तो 3 भुजा के माध्यम से त्रिभुज हो जाएगा, 4 भुजा के माध्यम से चतुर्भुज हो जाएगा, 5 भुजा के माध्यम से पंचभुज हो जाएगा, 6 भुजा के माध्यम से षटभुज हो जाएगा, और 7 भुजा के माध्यम से सप्तभुज हो जाएगा, 8 भुजा के माध्यम से अष्टभुज हो जाएगा। ठीक है, तो बहुभुज के अंतः कोणों का योग के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, n-2 180 डिग्री के बेस पे हो जाएगा। तो 3 या 3 से अधिक भुजा वाले को हम लोग क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। तो बहुभुज के अंतर्गत में यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का 3 भुजा के माध्यम से त्रिभुज, 4 भुजा के माध्यम से चतुर्भुज, 5 भुजा के माध्यम से पंचभुज, 6 भुजा के माध्यम से षटभुज, 7 भुजा के माध्यम से सप्तभुज, और 8 भुजा के माध्यम से अष्टभुज हो जाएगा। बहुभुज के अंतः कोणों का योग का सूत्र क्या होता है, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री के बेस पे होता है। तो 3 या 3 से अधिक भुजा वाले को हम लोग क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। 3 या 3 से अधिक भुजा वाले को हम लोग क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। और बहुभुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो बहुभुज के अंतराल में हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आएंगे, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई, जान सकते हैं। तो 3 या 3 से अधिक भुजा वाले को बहुभुज कहते हैं। बहुभुज के अंतर्गत में हमारे पास अत्यधिक भुजा वाले को हम लोग क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। 3 भुजा के अंतर्गत में त्रिभुज आता है, 4 भुजा के अंतर्गत में चतुर्भुज आता है, 5 भुजा के अंतर्गत में पंचभुज आता है, 6 भुजा के अंतर्गत में षटभुज आता है, 7 भुजा के अंतर्गत में सप्तभुज आता है, और 8 भुजा के अंतर्गत में अष्टभुज आता है। ठीक है, तो 3 या 3 से अधिक भुजा वाले को बहुभुज कहते हैं। 3 भुजा में त्रिभुज रहेगा, 4 भुजा में चतुर्भुज रहेगा, 5 भुजा में पंचभुज रहेगा, 6 भुजा में षटभुज रहेगा, 7 भुजा में सप्तभुज रहेगा, 8 भुजा में अष्टभुज रहेगा। अब बहुभुज के अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री के बेस हो जाएगा। तो बहुभुज की दृष्टि से जब हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास ये कंटेंट आएगा कि 3 या 3 से अधिक भुजा वाले को बहुभुज कहते हैं, जिसमें 3 भुजा वाला त्रिभुज रहता है, 4 भुजा वाला चतुर्भुज रहता है, 5 भुजा वाला पंचभुज रहता है, 6 भुजा वाला षटभुज रहता है, 7 भुजा वाला सप्तभुज रहता है, 8 भुजा वाला अष्टभुज रहता है। बहुभुज के अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बहुभुज के बेस पे हम लोग त्रिभुज को देख लेते हैं, फिर चतुर्भुज को, फिर आगे का कंटेंट को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी कंटेंट के अनुसार से त्रिभुज के बेस पे हम लोग देखते हैं भाई, किसके बेस पे देखते हैं, त्रिभुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो 3 या 3 से अधिक भुजा वाले को बहुभुज कहते हैं। तो 3 भुजा के अंतर्गत में त्रिभुज आएगा, 4 भुजा के अंतर्गत में चतुर्भुज आएगा, 5 भुजा के अंतर्गत में पंचभुज आएगा, 6 भुजा के अंतर्गत में षटभुज आएगा, 7 भुजा के अंतर्गत में सप्तभुज आएगा, 8 भुजा के अंतर्गत में अष्टभुज आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, क्लियर करते जाते हैं भाई। हमारे पास तो 3 या 3 से अधिक भुजा वाले को बहुभुज कहते हैं। 3 भुजा के अंतर्गत त्रिभुज आएगा, 4 भुजा के अंतर्गत चतुर्भुज आ जाएगा, 5 भुजा के अंतर्गत पंचभुज आएगा, 6 भुजा के अंतर्गत षटभुज आ जाएगा, 7 भुजा के अंतर्गत सप्तभुज आ जाएगा, 8 भुजा के अंतर्गत अष्टभुज आ जाएगा। तो बहुभुज के अंतः कोणों का योग के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। तो बहुभुज के अंतः कोणों के योग के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो पहला हम लोग त्रिभुज के बारे में जानेंगे कि त्रिभुज क्या होता है, इस कंटेंट के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग किसके बारे में जानेंगे, चतुर्भुज के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे पंचभुज क्या होती है।
फिर हम लोग जानेंगे षडभुज क्या होती है, फिर हम लोग जानेंगे सप्तभुज क्या होती है, फिर हम लोग जानेंगे अष्टभुज क्या होती है। इस कंटेंट के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। पहला हम लोग किसके बेस पे देखेंगे भाई, इस चीज़ को त्रिभुज के बेस पे देखेंगे, फिर चतुर्भुज के बेस पे, फिर पंचभुज के बेस पे, फिर षटभुज के बेस पे, फिर सप्तभुज के बेस पे, फिर अष्टभुज के बेस पे, फिर अष्टभुज के बारे में जानेंगे। तो यहाँ से हम लोग त्रिभुज के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग चतुर्भुज के बारे में जानेंगे, फिर पंचभुज के बारे में जानेंगे, फिर षटभुज, फिर सप्तभुज, फिर अष्टभुज। क्लियर। तो 3 या 3 से अधिक भुजा वाले को हम लोग क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। 3 या 3 से अधिक भुजा वाले को क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं, ठीक है। तो 3 भुजा में त्रिभुज, 4 भुजा में चतुर्भुज, 5 भुजा में पंचभुज, 6 भुजा में षटभुज, 7 भुजा में सप्तभुज और 8 भुजा में अष्टभुज। अब बहुभुज के अंतः कोण क्योंकि -2 × 180 डिग्री के बेस हो जाएगा। त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं भाई कि ये किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किस के बेसिस में रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसी के बेस पे हम लोग त्रिभुज के बारे में सर्वप्रथम जानते हैं भाई। तो त्रिभुज के बेसिस पे हमारे पास क्या कंटेंट होगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं। तो त्रिभुज के बेस में जानते हैं, देखिए, ठीक है। तो त्रिभुज के बेस से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं, क्या होता है कि 3 भुजाओं से घिरी त्रिभुज, देखिए 3 भुजा है, तो 3 भुजाओं से घिरी, 3 भुजाओं से घिरी, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। त्रि मीन्स 3 होता है और भुज मीन्स क्या होता है, भुजा। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं भाई, ठीक है। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। किसके अंतर्गत आ जाएगा, त्रिभुज के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं भाई। ये दोनों कंटेंट के अनुसार से क्या हो जाएगा, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों का त्रिभुज के बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। हम लोग इस चीज़ को त्रिभुज के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को ले सकते हैं, ठीक है। त्रिभुज के अकॉर्डिंग हमारे पास ये चीज़ आएगा, ये आप लोगों का त्रिभुज हो जाएगा। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है, ठीक है। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति आप लोग क्या कहलाएगी, त्रिभुज कहलाएगी, ठीक है। तो बहुभुज के अंतर्गत में हम लोग इस चीज़ को देख रहे थे भाई कि बहुभुज के अंतराल में हमारे पास ये किसके किसके बेसिस पे था और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में होते जाता, ठीक है। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं भाई, त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज के अंतराल में आपके पास ये सारे चीज़ आ जाएंगे भाई कि त्रिभुज के बेसिस में जब भी आप लोगों को सॉल्व करना रहेगा तो आप लोग इस चीज़ को कर सकते हैं कि 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज के अंतर्गत में भी आप लोग पास ये कंटेंट आ जाएगा भाई कि दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा, इसके बेसिस पे आएगा, इस चीज़ को जान सकते हैं। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो ये आप लोगों का त्रिभुज के बेसिस पे आ जाएगा। जब भी त्रिभुज के अकॉर्डिंग में आएगा तो आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई, ठीक है। कि त्रिभुज के बेसिस पे क्या होगा, किस किस कंटेंट के अनुसार आएगा। तो त्रिभुज का परिभाषा होता है 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति। त्रिभुज का परिभाषा क्या होता है, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति के बेस पे। त्रिभुज का परिभाषा क्या है भाई, त्रिभुज का परिभाषा यही है कि 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति के बेस पे है, ठीक है। त्रिभुज का परिभाषा यही है, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति के बेस पे है। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति के बेस पे हमारे पास जो त्रिभुज के बेस पे है, ठीक है। तो
त्रिभुज के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो ये आप लोगों का त्रिभुज के बेसिस पे हो जाएगा। त्रिभुज के बेस पे आप लोगों को जो भी सॉल्व करना रहेगा आप लोग इस कंटेंट के अनुसार से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो त्रिभुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं त्रिभुज के माध्यम से कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति आप लोगों को क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है भाई, ठीक है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति आप लोगों को क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है, ठीक है। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं, त्रिभुज में अब कितने भुजा होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं, इसके माध्यम से अब हम लोग इस चीज़ को जानते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई, त्रिभुज के बेसिस पे। देखिए त्रिभुज में हम लोग शीर्ष के माध्यम से हम लोग पहला जानते हैं, ठीक है। तो शीर्ष के बारे में पहला जानते हैं। त्रिभुज, त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं भाई, ठीक है। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। और भुजा की बात करते हैं हम लोग तो त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, ठीक है। तो शीर्ष भुजा हो जाएगा। कोण की बात करते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं। और यहाँ से त्रिभुज में तीन और त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। और त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तीन कोण होते हैं, ठीक है। तो शीर्ष के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं, तो त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं भाई। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं भाई, तो त्रिभुज में तीन कोण होते हैं भाई, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं, शीर्ष के हिसाब से देखते हैं, शीर्ष के बेस पे देखते हैं। तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। भुजा के हिसाब से देखते हैं तो त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं। कोण के हिसाब से देखते हैं तो त्रिभुज में तीन कोण होते हैं भाई, ठीक है। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति आप लोगों को क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति आप लोग क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। त्रि मीन्स तीन होता है, भुज मीन्स भुजा होता है। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं, तो त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तो त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। तो त्रिभुज के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, जान सकते हैं यहाँ से कि त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं और त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं। कोण के माध्यम से देखते हैं तो त्रिभुज में तीन कोण भी होते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। भुजा के माध्यम से देखते हैं तो त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं। कोण के माध्यम से देखते हैं तो त्रिभुज में तीन कोण भी होते हैं, ठीक है। तो शीर्ष के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। भुजा के हिसाब से देखते हैं तो त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं। कोण के हिसाब से देखते हैं तो त्रिभुज में तीन कोण भी होते हैं भाई, ठीक है। तो शीर्ष के हिसाब से देखते हैं तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। भुजा के हिसाब से देखते हैं तो त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं। कोण के हिसाब से देखते हैं तो त्रिभुज में तीन कोण भी होते हैं। तो शीर्ष के हिसाब से देखते हैं तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। भुजा के हिसाब से देखते हैं तो त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं। कोण के हिसाब से देखते हैं तो त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं भाई। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। त्रि मीन्स तीन होता है, भुज मीन्स भुजा होता है। शीर्ष, त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। भुजा के माध्यम से देखते हैं तो त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं, तो त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं भाई। कोण के माध्यम से देखते हैं तो त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तो त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, जब शीर्ष के हिसाब से देखते हैं,
शीर्ष के बेस पे तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। भुजा के हिसाब से देखते हैं तो त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। कोण के हिसाब से देखते हैं तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। शीर्ष के हिसाब से देखते हैं तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। भुजा के हिसाब से देखते हैं तो त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। कोण के हिसाब से देखते हैं तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। अब इस कोणों के अनुरूप में भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हुए चले जाएंगे तो हमारे पास ये कंटेंट आ जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। तो पहला शीर्ष के हिसाब से देखते हैं भाई, पहला किसके हिसाब से देखते हैं हम लोग, शीर्ष के हिसाब से देखते हैं। तो शीर्ष के हिसाब से हमारे पास क्या आएगा कि त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। कोण के हिसाब से देखेंगे तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो त्रि मीन्स क्या होता है, 3 होता है। भुज मीन्स क्या होता है, भुजा होता है। शीर्ष के माध्यम से देखते हैं तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। भुजा के माध्यम से देखते हैं तो त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। कोण के माध्यम से देखते हैं तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। तो त्रिभुज किसको बोलते हैं भाई, तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। तो त्रिभुज के अंतर्गत में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो त्रिभुज किसे कहते हैं, इसको अपने शब्दों में बताइए, बोला जाएगा तो आप लोग क्या लिख सकते हैं कि 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है आप लोगों की, त्रिभुज कहलाती है। अब त्रिभुज के अंतर्गत में हम लोग जब दोनों को देखते हैं तो त्रि मीन्स 3 होता है और भुज मीन्स क्या होता है, भुजा होता है। अब त्रिभुज को जब हम लोग इसको आगे चल कर देखते हैं तो त्रिभुज के 3 पार्ट होते हैं यहाँ पर। पहला शीर्ष के माध्यम से होता है, दूसरा भुजा के माध्यम से होता है, तीसरा कोण के माध्यम से होता है। एक शीर्ष होता है, एक कोण होता है और एक भुजा होता है। एक शीर्ष होता है, एक कोण होता है, एक भुजा होता है भाई। ठीक है, तो एक को हम लोग शीर्ष के हिसाब से देखेंगे, एक को हम लोग भुजा के हिसाब से देखेंगे, एक को हम लोग कोण के हिसाब से देखेंगे। तो शीर्ष के हिसाब से देखेंगे तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। भुजा के हिसाब से देखेंगे तो त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। कोण के हिसाब से देखेंगे तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। ठीक है, तो शीर्ष के हिसाब से देखते हैं त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। भुजा के हिसाब से देखेंगे तो त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं, तो त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। कोण के हिसाब से देखेंगे तो त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं भाई। तो शीर्ष के हिसाब से देखते हैं तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। भुजा के हिसाब से देखते हैं तो त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। कोण के हिसाब से देखते हैं तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं भाई। ठीक है, तो शीर्ष के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। तो त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं भाई, तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं भाई। कोण के हिसाब से देखते हैं तो त्रिभुज में कितने कोण होते हैं भाई, तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं भाई। भुजा के हिसाब से देखते हैं तो त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं भाई, तो त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं भाई। तो शीर्ष के बेस पे हो जाएगा त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। भुजा के हिसाब से देखेंगे तो त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। कोण के हिसाब से देखेंगे तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। तो शीर्ष के बेस पे देखते हैं तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। भुजा के हिसाब से देखेंगे तो त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। कोण के हिसाब से देखेंगे तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। अब त्रिभुज के माध्यम से देखते हैं, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं भाई। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। त्रि मीन्स 3 होता है, भुज मीन्स क्या होता है, भुजा होता है। त्रि मीन्स 3 होता है, भुज मीन्स क्या होता है, भुजा होता है। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। शीर्ष के माध्यम से देखते हैं तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। भुजा के माध्यम से देखते हैं तो त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। कोण के माध्यम से देखते हैं तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। तो त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं। भुजा त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं, तो 3 भुजा होते हैं। कोण त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तो 3 कोण होते हैं भाई। तो त्रिभुज किसको बोलते हैं भाई, तो त्रिभुज के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानेंगे कि 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रि मीन्स 3 होता है, भुज मीन्स भुजा होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का त्रिभुज हो गया। अब त्रिभुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जानेंगे कि शीर्ष किसके बेस पे होगा, भुजा किसके बेस पे होगा और कोण किसके बेस पे होगा। ठीक है, तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं और 3 भुजा होते हैं, 3 कोण होते हैं। तो शीर्ष के माध्यम से देखेंगे तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। भुजा के माध्यम से देखेंगे तो त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। कोण के माध्यम से देखेंगे तो त्रिभुज में 3 कोण भी होते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रि मीन्स 3 होता है, भुज मीन्स भुजा होता है। तो उस पहला शीर्ष के माध्यम से देखते हैं तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। भुजा के माध्यम से देखते हैं तो त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। कोण के माध्यम से देखते हैं तो त्रिभुज में 3 कोण भी होते हैं। ठीक है, तो शीर्ष के माध्यम से हो जाएगा त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। भुजा के माध्यम से देखेंगे तो त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। कोण के माध्यम से देखेंगे तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। तो शीर्ष के माध्यम से देखेंगे तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। भुजा के माध्यम से देखेंगे तो त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। कोण के माध्यम से देखेंगे तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। ठीक है, तो शीर्ष के माध्यम से
पहला देखेंगे तो त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं भाई, तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं भाई। भुजा के माध्यम से देखेंगे तो त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं भाई, तो त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं भाई। कोण के माध्यम से देखेंगे तो त्रिभुज में कितने कोण होते हैं भाई, तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं भाई। त्रिभुज क्या कहलाता है, तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। त्रि मीन्स क्या होता है, 3 होता है। भुज मीन्स क्या होता है, भुजा होता है। शीर्षक किसको बोलते हैं भाई, तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं भाई। भुजा कितने होते हैं भाई, तो त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं भाई। कोण कितने होते हैं भाई, तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं भाई। ठीक है, तो शीर्षक के हिसाब से इस चीज़ को देखते हैं तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं भाई। भुजा के हिसाब से देखते हैं तो त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं भाई। कोण के हिसाब से देखते हैं तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के अनुसार हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रि मीन्स 3 होता है, भुज मीन्स भुजा होता है। तो शीर्षक के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, भुजा तो त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं भाई। तो कोण बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं भाई। ठीक है, तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। त्रि मीन्स 3 होता है, भुज मीन्स भुजा होता है। तो शीर्षक के हिसाब से देखेंगे तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। भुजा के हिसाब से देखेंगे तो त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। कोण के हिसाब से देखेंगे तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। ठीक है, तो शीर्षक के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, भुजा त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, कोण त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। और त्रिभुज किसे कहते हैं, तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति आप लोगों को क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है भाई। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति आप लोग क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। तो इस चीज़ को हम लोग त्रिभुज के बेस पर देख सकते हैं। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति आप लोग क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। त्रि मीन्स 3 होता है, भुज मीन्स भुजा होता है। शीर्षक के माध्यम से देखते हैं तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। भुजा के माध्यम से देखते हैं तो त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। कोण के माध्यम से देखते हैं तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं भाई। ठीक है, तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति आप लोगों की क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति आप लोग क्या कहलाती है, तो त्रिभुज कहलाती है। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। तो जब भी त्रिभुज के बारे में आप लोग पूछा जाएगा कि त्रिभुज की परिभाषा बताइए, त्रिभुज क्या होता है, तो आप लोग इस चीज़ को बता सकते हैं भाई कि 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति आप लोगों को क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। जब भी हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे या त्रिभुज के बेसिस में हम लोग इस चीज़ को लेंगे तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ से जान सकते हैं त्रिभुज के बेसिस में कि 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। त्रि मीन्स क्या होता है, 3 होता है। भुज मीन्स क्या होता है, भुजा होता है। अब इस चीज़ को हम लोग शीर्षक के हिसाब से देखते हैं। शीर्षक के हिसाब से देखेंगे तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। शीर्षक के हिसाब से देखेंगे तो त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, शीर्षक के हिसाब से देखेंगे तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। भुजा के हिसाब से देखेंगे तो त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। कोण के हिसाब से देखेंगे तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। तो पहला शीर्षक के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। भुजा के हिसाब से देखते हैं तो त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। और कोण के हिसाब से देखते हैं तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं भाई। ठीक है, तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। त्रि मीन्स 3 होता है, भुज मीन्स भुजा होता है। शीर्षक के माध्यम से देखते हैं तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। भुजा के माध्यम से देखते हैं तो त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। कोण के माध्यम से देखते हैं तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज के माध्यम से हमारे पास यह हो जाएगा कि 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाएगी आप लोगों की, त्रिभुज कहलाएगी। तो त्रि मीन्स 3 हो जाएगा, भुज मीन्स क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा। ठीक है, अब शीर्षक के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। भुजा के अकॉर्डिंग में देखेंगे तो त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। भुजा के अकॉर्डिंग में देखेंगे तो त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। कोण के बेसिस पे देखेंगे तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। त्रिभुज के बेसिस पे हम लोग देखेंगे तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। शीर्षक के हिसाब से देखेंगे तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। भुजा के बेसिस पे देखेंगे तो त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। कोण के बेसिस पे देखेंगे तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। ठीक है, तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रि मीन्स 3 होता है, भुज मीन्स भुजा होता है। शीर्षक के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। भुजा के हिसाब से देखेंगे तो त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। कोण के हिसाब से देखेंगे तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। ठीक है, तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रि मीन्स 3 होता है, भुज मीन्स भुजा होता है। शीर्षक के हिसाब से देखेंगे तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। भुजा के हिसाब से देखेंगे तो त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। कोण के हिसाब से देखते हैं तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। ठीक है, तो चलिए ये तीनों कंटेंट को हम लोग यहाँ से देखते हैं। अब शीर्षक का निर्माण कैसे होता है, भुजा का निर्माण कैसे होता है, कोण का निर्माण कैसे होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं। ठीक है, तो
शीर्ष का निर्माण कैसे होगा, भुजा का निर्माण कैसे होगा, कोण का निर्माण कैसे होगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं भाई। ठीक है, तो त्रिभुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो त्रि मीन्स तीन हो जाएगा, भुज मीन्स भुजा हो जाएगा। शीर्ष के माध्यम से देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है कि त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। भुजा के माध्यम से देखते हैं तो त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं। कोण के माध्यम से देखते हैं तो त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। तो त्रिभुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रि मीन्स तीन होता है, भुज मीन्स भुजा होता है। शीर्ष के हिसाब से देखते हैं तो शीर्ष के बेस पे हमारे पास क्या हो जाएगा, त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। भुजा के हिसाब से देखते हैं तो त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं। कोण के हिसाब से देखते हैं तो त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। तो त्रिभुज किसको बोलते हैं, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रि मीन्स तीन होता है, भुज मीन्स भुजा होता है। और शीर्ष के हिसाब से देखते हैं तो शीर्ष के बेस हमारे पास क्या हो जाएगा, त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। भुजा, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं। कोण, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज के अंतर्गत में आप लोगों के पास शीर्ष आता है। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। भुजा के आधार से देखते हैं तो त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं। कोण के बेसिस पे देखते हैं तो त्रिभुज में क्या होता है, तीन कोण भी होता है। तो ये आप लोग के कोण के बेसिस हो जाएगा। ठीक है, जब भी आप लोग कोण के अकॉर्डिंग में देखेंगे तो आपके पास ये कंटेंट आ जाएगा भाई कि कोण के बेसिस पे आपके पास किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके बेसिस पे रहेंगे। तो ये सारी चीज़ को भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके बेसिस पे रहेगा। इस चीज़ को भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, त्रिभुज के बेस पे देखते हैं तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रि मीन्स तीन होता है, भुज मीन्स भुजा होता है। तो शीर्ष के हिसाब से देखते हैं तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। भुजा के हिसाब से देखते हैं तो त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं। और कोण के हिसाब से देखते हैं तो त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। तो पहला शीर्ष के बेस पे देखते हैं तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। भुजा के आधार पे देखते हैं तो त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं। कोण के आधार पे देखते हैं तो त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। तो त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रि मीन्स तीन होता है, भुज मीन्स भुजा होता है। शीर्ष के हिसाब से देखते हैं तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होता है। भुजा के हिसाब से देखते हैं तो त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं। कोण के हिसाब से देखते हैं तो त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रि मीन्स तीन होता है, भुज मीन्स भुजा होता है। शीर्ष के हिसाब से देखते हैं तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होता है। भुजा के हिसाब से देखते हैं तो त्रिभुज में तीन भुजा होता है। कोण के हिसाब से देखते हैं तो त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। अब यहाँ से शीर्षों का निर्माण कैसे होता है इस चीज को देखिए। शीर्ष किसको बोलते हैं, जहां पर दो भुजा मिलते हैं, जहां पर दो जहां पर दो भुजा मिलते हैं, जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं शीर्ष कहलाते हैं। शीर्ष कहलाते हैं। ठीक है, जैसे पहला यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर A है और यहाँ पर B है और यहाँ पर C है। देखिए, तो जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं इसको भुजा बोलते हैं हम लोग। ये आप लोगों का AB भुजा है, ये आप लोगों का BC भुजा है और ये आप लोगों का AC भुजा है। ठीक है, ये भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये कोण है, ये भी कोण है, ये भी कोण है और ये शीर्ष है, ये भी शीर्ष है, ये भी शीर्ष है। ठीक है, तो जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं वहाँ पर शीर्ष कहलाते हैं। जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं वहाँ पर शीर्ष कहलाते हैं। अब ए शीर्षक निर्माण देखिए।
ए शीर्षक निर्माण कैसे होगा, बी शीर्षक निर्माण कैसे होगा और सी शीर्षक निर्माण कैसे होगा, इस चीज़ को देखिए आप लोग। ठीक है, जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं वहाँ पर शीर्षक कहलाते हैं। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। हमारे पास ये दोनों किसके बेसिस पे आएगा। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। तो जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं शीर्षक कहलाते हैं ए शीर्ष, बी शीर्ष, सी शीर्ष। ठीक है, अब यहाँ पर ए शीर्ष कैसे बनेगा, बी शीर्ष कैसे बनेगा और सी शीर्ष कैसे बनेगा, ये चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। ठीक है, तो ए शीर्ष के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं और बी शीर्ष के बेस पे देखते हैं और सी शीर्ष के बेस पे देखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग भुजा के आधार पे चलेंगे। ठीक है, तो पहला शीर्षक के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं वहाँ पर शीर्षक कहलाता है भाई। देखिए, जहाँ पर दो भुजा मिलता है वहाँ पर क्या कहलाता है, शीर्षक कहलाता है। तो जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं वहाँ पर क्या कहलाता है, शीर्षक कहलाता है। तो जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं वहाँ पर शीर्षक कहलाते हैं। पहला ए शीर्ष, दूसरा बी शीर्ष, तीसरा सी शीर्ष। ठीक है, तो ए शीर्ष, बी शीर्ष, सी शीर्ष के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। क्लियर, पहला ए शीर्ष हो जाएगा, फिर बी शीर्ष हो जाएगा, फिर सी शीर्ष हो जाएगा। कि ए शीर्ष कब बनेगा, ए बी और ए सी भुजा मिलेगा। जब ए बी भुजा मिलता है ए सी भुजा से। ठीक है, जब ए बी भुजा मिलता है ए सी भुजा से, तो देखिए यहाँ पर ए का दोनों का संयोजन हुआ, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए शीर्ष का निर्माण। ए शीर्ष का निर्माण हो जाएगा। ये कितने शीर्षक निर्माण हो जाएगा, ए शीर्ष का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ए शीर्ष के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो ए शीर्ष के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो ए बी भुजा ए सी भुजा बराबर ए शीर्ष का निर्माण, ए बी भुजा ए सी भुजा बराबर ए शीर्ष का निर्माण, ए बी भुजा ए सी भुजा बराबर ए शीर्ष का निर्माण, ए बी भुजा प्लस ए सी भुजा बराबर ए शीर्ष का निर्माण। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ए बी भुजा और ए सी भुजा बराबर ए शीर्ष का निर्माण हो जाएगा। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ए बी भुजा और ए सी भुजा बराबर ए शीर्ष का निर्माण हो जाएगा। तो ए बी भुजा और ए सी भुजा बराबर देख सकते हैं, तो ए शीर्ष का निर्माण हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ए शीर्ष के बेस पे हमारे पास हो जाएगा। तो भुजा इसमें कौन कौन से आ रहे हैं, ए बी भुजा आ रहा है और ए सी भुजा आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से आप लोग पूछा जाएगा कि त्रिभुज के बेसिस पे कि त्रिभुज का परिभाषा क्या होता है। तो त्रिभुज के बेस पे आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्लियर, क्या 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो जब ये त्रिभुज के बारे में आप लोग पूछा जाएगा, ये त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज कौन है भाई, त्रिभुज की परिभाषा कैसे दिया जाता है, त्रिभुज को व्यक्त कीजिए, त्रिभुज को परिभाषित कीजिए, या वास्तव में त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज किससे कैसे बनता है, ये सारी चीज़ को पूछा जाएगा। तो आप लोग यही बोल सकते हैं भाई कि त्रिभुज के बेसिस में कि 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति आप लोगों को क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। तो जब भी हम लोग त्रिभुज के माध्यम से देखते हैं तो यहाँ पर आप लोगों के पास परिभाषा के बेस पे आप लोगों के पास यही आता है कि 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति आप लोगों की क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है भाई। ठीक है, तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रि मीन्स 3 होता है, भुज मीन्स भुजा होता है। भुज मीन्स क्या होता है, भुजा होता है भाई। ठीक है, तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रि मीन्स 3 होता है और भुज मीन्स क्या होता है, भुजा होता है। ठीक है, तो त्रिभुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रि मीन्स 3 हो जाएगा, भुज मीन्स भुजा हो जाएगा। अब शीर्ष के माध्यम से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो शीर्ष के माध्यम से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। भुजा के माध्यम से देखते हैं तो त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं।
कोण के माध्यम से देखते हैं तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं भाई। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। जब भी त्रिभुज के बारे में बताया जाएगा आप लोगों को तो यही बता सकते हैं कि 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रि मीन्स 3 होता है, भुज मीन्स भुजा होता है, ठीक है। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के अंतराल में आप लोगों के 3 कंटेंट आते हैं, एक शीर्ष के बेस पे रहता है, एक भुजा के बेस पे रहता है, एक कोण के बेस पे रहता है। तो शीर्ष के बेस हमारे पास आता है तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं भाई। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। भुजा के हिसाब से देखते हैं तो त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। कोण के हिसाब से देखते हैं तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं भाई, ठीक है। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रि मीन्स 3 होता है, भुज मीन्स भुजा होता है। शीर्ष के हिसाब से देखते हैं तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। भुजा के हिसाब से देखते हैं तो त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। कोण के हिसाब से देखते हैं तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। शीर्ष के बेस पे देखते हैं तो जहाँ पर 2 भुजा मिलते हैं शीर्ष कहलाते हैं। देखिए ये वाला भुजा, ये वाला भुजा, ये मिल गया तो ए शीर्ष। ये वाला भुजा मिलेगा तो बी शीर्ष। ये वाला भुजा मिलेगा तो सी शीर्ष। आप लोग यहाँ से जान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि त्रिभुज के बेस में कि 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रि मीन्स 3 होता है, भुज मीन्स भुजा होता है। शीर्ष के अकॉर्डिंग में देखेंगे तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। भुजा के अकॉर्डिंग में देखेंगे तो त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। कोण के अकॉर्डिंग में देखेंगे तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। शीर्ष के माध्यम से देखेंगे तो जहाँ पर 2 भुजा मिलते हैं शीर्ष कहलाते हैं। ए शीर्ष, ए बी भुजा, ए सी भुजा। ए शीर्ष के निर्माण के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा। और बी शीर्ष के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। भुजा के हिसाब से देखते हैं तो त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। कोण के हिसाब से देखते हैं तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। शीर्ष के बेस पे देखते हैं तो जहाँ पर 2 भुजा मिलते हैं शीर्ष कहलाते हैं। ए शीर्ष, ए बी भुजा और ए सी भुजा जब मिलेगा तो ए शीर्षक निर्माण होगा। बी शीर्षक निर्माण और सी शीर्षक निर्माण दोनों को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं देखते चले जाते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं तो त्रिभुज के बेस पे 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। जहाँ पर त्रि मीन्स 3 होता है और भुज मीन्स क्या होता है, भुजा होता है। तो शीर्ष के माध्यम से देखते हैं तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। भुजा के माध्यम से देखते हैं तो त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। कोण के माध्यम से देखते हैं तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। तो शीर्ष के माध्यम से हम लोग देखते हैं तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। भुजा के माध्यम से देखते हैं तो त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। और कोण के माध्यम से देखते हैं तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रि मीन्स 3 होता है, भुज मीन्स भुजा होता है। तो शीर्ष के हिसाब से देखते हैं तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। भुजा के हिसाब से देखते हैं तो त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। कोण के हिसाब से देखते हैं तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। तो पहला 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रि मीन्स 3 होता है, भुज मीन्स भुजा होता है। शीर्ष के हिसाब से देखते हैं तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। भुजा के हिसाब से देखते हैं तो त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। कोण के हिसाब से देखते हैं तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। शीर्ष के बेस पे देखते हैं तो जहाँ पर 2 भुजा मिलते हैं शीर्ष कहलाते हैं। ए शीर्ष के बेस पे देखते हैं तो जब ए बी भुजा ए सी भुजा से मिलेगा तो ए शीर्ष का निर्माण होता है, ठीक है। जब ए शीर्ष के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो जब ए बी भुजा ए सी भुजा से मिलेगा तो ए शीर्ष का निर्माण होगा। जब ए बी भुजा किससे मिलेगा, ए सी भुजा से, तो ए शीर्ष बनेगा, या ए सी मिलेगा ए बी के साथ तो फिर भी ये बनेगा। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ए शीर्ष के बेस पे आपके पास यही हो जाएगा भाई। जब शीर्ष के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो यहाँ पर ए शीर्ष के बेस पे हमारे पास हो जाएगा। जब ए बी भुजा ए सी भुजा से मिलेगा तो ए शीर्ष का निर्माण हो जाएगा। जब ए शीर्ष का निर्माण कब होगा, जब ए बी मिलेगा ए सी के साथ, ए बी मिलेगा ए सी के साथ, तो ए शीर्ष का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अब बी शीर्ष के बेस पे देखते हैं तो यहाँ पर बी शीर्ष में भी आप लोगों का ए बी भुजा मिलता है। ए बी भुजा मिलता है कब, किससे, बी सी भुजा से। देखिए बी बी, तो यहाँ पर आप लोगों का बी शीर्षक निर्माण होगा। बी शीर्षक का निर्माण, ठीक है। तो बी शीर्षक का निर्माण कैसे होगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। ए बी भुजा जब बी सी भुजा से मिलेगा, ए बी भुजा किससे मिलेगा, बी सी भुजा से, तो बी शीर्षक निर्माण होगा।
ए बी भुजा किससे मिलेगा, बी सी भुजा से। तो किसका निर्माण होगा, बी शीर्षक का निर्माण होगा। ठीक है, तो जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं वहाँ पर शीर्षक कहलाते हैं भाई। जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं वहाँ पर क्या कहलाता है, शीर्षक कहलाते हैं। तो ए शीर्षक के बेस पे हम लोग देखते हैं तो ए बी भुजा जब ए सी भुजा से मिलता है तो ए शीर्षक निर्माण होता है। बी शीर्षक के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो जब ए बी भुजा मिलता है बी सी भुजा से तो बी शीर्षक का निर्माण होता है। तो जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं शीर्षक कहलाते हैं। जब ए शीर्षक निर्माण देखते हैं भाई तो जब ए बी भुजा मिल रहा है भाई, ये वाला देखिए, जब ए बी भुजा मिल रहा है ये वाले से, जब ए सी भुजा के माध्यम से। ठीक है, तो जब ए बी भुजा मिलेगा हमारे पास ए सी के पास तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हमारे पास ए शीर्षक का निर्माण हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर बी शीर्षक है भाई, तो बी शीर्षक के लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ए बी भुजा मिल जाएगा बी सी भुजा से, बी सी भुजा से। तो यहाँ पर बी शीर्षक का निर्माण होगा, यहाँ पर क्या होगा, बी शीर्षक निर्माण होगा। तो कितने भुजा मिलते हैं तो शीर्षक निर्माण होता है, तो दो भुजा मिलते हैं तो शीर्षक निर्माण होता है। ठीक है, तो भुजा के मिलने से क्या बनता है, शीर्षक बनता है। शीर्षक मिलने से क्या बनेगा, भुजा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। आप लोगों को पूछा जाएगा कि त्रिभुज किसको कहते हैं, तो यहाँ से आप लोग बता सकते हैं भाई कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रि मीन्स तीन होता है, भुज मीन्स भुजा होता है। ठीक है, तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रि मीन्स तीन होता है, भुज मीन्स भुजा होता है। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रि मीन्स तीन होता है, भुज मीन्स भुजा होता है। अब शीर्ष के माध्यम से देखते हैं तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। भुजा के माध्यम से देखते हैं तो त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं। कोण के माध्यम से देखते हैं तो त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। शीर्ष के बेस पे देखते हैं तो जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं शीर्षक कहलाते हैं। पहला ए शीर्ष ए बी भुजा, जब ए सी भुजा से मिलता है तो ए शीर्षक का निर्माण होता है। बी शीर्ष जब ए बी भुजा मिलता है बी सी भुजा से, जब ए बी भुजा मिलता है किससे, बी सी भुजा से, तो बी शीर्षक का निर्माण होगा। जब ए शीर्षक का निर्माण कब होता है, जब ए बी भुजा मिलता है ए सी भुजा के साथ तो ए शीर्षक का निर्माण होता है। जब ए बी भुजा मिलता है ए सी भुजा के साथ तो ए शीर्षक का निर्माण होता है। बी शीर्षक का निर्माण कैसे होगा, जब ए बी भुजा मिलेगा बी सी भुजा के साथ तो बी शीर्षक का निर्माण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ए शीर्षक के बेस पे क्या होगा, बी शीर्षक के बेस पे क्या होगा और सी शीर्षक के बेस पे क्या होगा। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जान सकते हैं। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। त्रि मीन्स तीन होता है, भुज मीन्स भुजा होता है। तो शीर्षक के हिसाब से देखते हैं तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। भुजा के हिसाब से देखते हैं तो त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं, तो त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं। कोण के हिसाब से देखते हैं तो त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तो त्रिभुज में तीन कोण होते हैं भाई। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं त्रिभुज के बेसिस पे कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रि मीन्स तीन होता है, भुज मीन्स भुजा होता है। ठीक है, अब शीर्ष के बेस पे देखते हैं तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। भुजा के हिसाब से देखते हैं तो त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं। कोण के हिसाब से देखते हैं तो त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। शीर्षक के बेस पे देखते हैं तो जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं शीर्षक कहलाते हैं। जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं क्या कहलाते हैं, शीर्षक कहलाते हैं। अब ए शीर्षक निर्माण कैसे होगा भाई, तो ए शीर्षक निर्माण ए बी भुजा जब मिलेगा ए सी भुजा से, जब ए बी भुजा मिलेगा ए सी भुजा से तो ए शीर्षक निर्माण होगा। बी शीर्षक निर्माण कैसे होगा, जब ए बी भुजा मिलेगा बी सी भुजा से तो बी शीर्षक का निर्माण होगा। जब ए बी भुजा मिलेगा बी सी भुजा से तो बी शीर्षक का निर्माण होगा। अब सी शीर्षक का निर्माण, ये वाला है सी, तो इस सी शीर्षक निर्माण कैसे होगा, जब बी सी भुजा मिल जाएगा ए सी भुजा से। ठीक है, तो यहाँ से लिखते हैं जब बी सी भुजा मिलता है हमारे पास किससे, ए सी भुजा से। सी से मिल रहा है देखिए, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, जब बी सी भुजा ए सी भुजा से मिलेगा तो यहाँ पर सी शीर्षक निर्माण होगा। क्लियर, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई हमारे पास क्या कंटेंट आएगा। जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं शीर्षक कहलाते हैं। ए शीर्षक के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो ए बी भुजा और ए सी भुजा हो जाएगा, ए शीर्षक का निर्माण हो जाएगा। बी शीर्षक के बेस पे देखते हैं तो ए बी भुजा बी सी भुजा से मिलेगा तो बी शीर्षक निर्माण हो जाएगा। सी शीर्षक निर्माण जब बी सी भुजा ए सी भुजा से मिलेगा तो सी शीर्षक का निर्माण हो जाएगा। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, भुजा त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, कोण त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति
आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रि मीन्स 3, भुज मीन्स भुजा। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं और त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। कोण, त्रिभुज में 3 कोण भी होते हैं। अब शीर्ष के माध्यम से देखते हैं तो जहाँ पर 2 भुजा मिलते हैं वहाँ पर शीर्ष कहलाते हैं भाई। जहाँ पर कितने भुजा मिलते हैं, 2 भुजा मिलते हैं, तो जहाँ पर 2 भुजा मिलेगा वो क्या कहलाएगा, शीर्ष कहलाएगा भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि यहाँ पर ये दोनों किसके बेसिस पे होगा, किस किस कंटेंट के एकरोडिंग में होगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के एकरोडिंग में हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे होगा और किस किस कंटेंट के एकरोडिंग में हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के एकरोडिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, जान सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे होगा, किस किस कंटेंट के एकरोडिंग में होगा। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी कंटेंट के एकरोडिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, जानते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किस किस के बेसिस पे हो जाएगा और किस किस कंटेंट के एकरोडिंग हो जाएगा, तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। क्लियर, तो चलिए यहाँ से देखते हैं कि शीर्ष के बेस पे हमारे पास क्या होता है कि जहाँ पर 2 भुजा मिलते हैं, जहाँ पर 2 भुजा मिलते हैं शीर्ष कहलाते हैं। ठीक है, शीर्ष के माध्यम से हम लोग जब इस चीज़ को देखते हैं तो जब त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, भुजा के माध्यम से देखते हैं तो त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, कोण के माध्यम से देखते हैं तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। शीर्ष के माध्यम से देखते हैं तो जहाँ पर 2 भुजा मिलते हैं शीर्ष कहलाते हैं। ए शीर्ष के लिए देखते हैं तो ए बी भुजा ए सी भुजा से मिलेगा तो ए शीर्ष का निर्माण होता है। बी शीर्ष के बेस पे देखते हैं तो जब ए बी भुजा मिलता है बी सी भुजा से तो बी शीर्ष का निर्माण होता है। सी शीर्ष के बेस पे देखते हैं तो जब बी सी भुजा मिलता है ए सी भुजा से तो सी शीर्ष का निर्माण होगा। तो यहाँ पर आप लोग इस पॉइंट को मुख्य रूप से देखिएगा कि ए शीर्षक निर्माण कैसे हो रहा है और बी शीर्षक निर्माण कैसे हो रहा है और सी शीर्षक निर्माण कैसे हो रहा है। तो ए शीर्षक निर्माण हमारे पास किस तरीके से हो रहा है, जब हमारे पास ए बी भुजा ए सी भुजा से मिल रहे हैं। और बी शीर्षक निर्माण कैसे हो रहा है, इस चीज़ को भी आप लोग देखिए यहाँ से। बी शीर्षक निर्माण कैसे हो रहा है, जब ए बी भुजा मिल रहा है हमारे पास किससे, बी सी भुजा से। और सी शीर्षक के बेस पे देखते हैं तो यहाँ पर बी सी भुजा मिल रहा है किससे, ए सी से। ठीक है, तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो जहाँ पर 2 भुजा मिलते हैं वहाँ पर शीर्षक कहलाते हैं, जहाँ पर 2 भुजा मिलते हैं वहाँ पर क्या कहलाते हैं, शीर्षक कहलाते हैं भाई। ठीक है, जहाँ पर 2 भुजा मिलते हैं वहाँ पर शीर्षक कहलाते हैं। ठीक है, तो ए शीर्षक ए बी भुजा ए सी भुजा से मिलेगा तो ए शीर्षक का निर्माण होगा। बी शीर्षक जब ए बी भुजा बी सी भुजा से मिलेगा तो बी शीर्षक का निर्माण। सी शीर्षक का निर्माण जब बी सी भुजा मिलेगा ए सी भुजा से तो सी शीर्षक का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो ये आप लोगों के त्रिभुज के बेसिस पे आता है भाई। ठीक है, तो जब भी आप लोग त्रिभुज के बेस पे पढ़ेंगे तो आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि त्रिभुज किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होता है और किसके किसके बेसिस पे होता है। इस चीज़ को भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के अंतर्गत हम लोग देखते हैं तो त्रि मीन्स 3 होता है और भुज मीन्स क्या होता है, तो भुजा होता है। और भुज मीन्स क्या होता है, तो भुजा होता है। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं भाई। ठीक है, तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। त्रि मीन्स 3 होता है, भुज मीन्स भुजा होता है। तो यहाँ पर शीर्ष के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, भुजा त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। कोण के हिसाब से देखते हैं तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रि मीन्स 3 होता है, भुज मीन्स भुजा होता है। शीर्ष के हिसाब से देखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, शीर्ष के बेस पे देखते हैं तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं और भुजा के हिसाब से देखते हैं तो त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। कोण के हिसाब से देखते हैं तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। शीर्ष के बेस पे देखते हैं तो जहाँ पर 2 भुजा मिलते हैं शीर्षक कहलाते हैं। ए शीर्षक निर्माण जब ए बी भुजा ए सी भुजा से मिलेगा तो ए शीर्षक निर्माण होगा। बी शीर्षक निर्माण ए बी भुजा जब बी सी भुजा से मिलेगा तो बी शीर्षक निर्माण। सी शीर्षक निर्माण जब बी सी भुजा मिलेगा आप लोगों का ए सी भुजा के साथ तो सी शीर्षक निर्माण हो जाएगा। तो शीर्षक के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, जहाँ पर 2 भुजा मिलते हैं शीर्षक कहलाते हैं। जहाँ पर
दो भुजा मिलते हैं क्या कहलाते हैं, शीर्षक कहलाते हैं। तो ए शीर्षक किसके बेस पे हो जाएगा, जब ए बी भुजा मिलेगा एसी भुजा से तो ए शीर्षक निर्माण होगा। बी शीर्षक निर्माण कैसे होगा भाई, जब ए बी भुजा मिलेगा बीसी भुजा से तो बी शीर्षक निर्माण हो जाएगा। सी शीर्षक निर्माण कैसे होगा, जब बीसी भुजा मिलेगा एसी भुजा के साथ तो सी शीर्षक का निर्माण हो जाएगा। तो शीर्षक के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। भुजा के हिसाब से देखेंगे तो त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, कोण के हिसाब से देखेंगे तो त्रिभुज में 3 कोण भी होते हैं। ठीक है, तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। त्रि मीन्स 3 होता है, भुज मीन्स भुजा होता है। तो शीर्ष के हिसाब से देखेंगे तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, भुजा के हिसाब से देखते हैं तो त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। कोण के हिसाब से देखते हैं तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। शीर्षक के हिसाब से देखते हैं तो जहाँ पर 2 भुजा मिलते हैं शीर्षक कहलाते हैं। ए शीर्षक के लिए देखते हैं तो ए बी भुजा जब एसी भुजा से मिलेगा तो ए शीर्षक निर्माण होता है। बी शीर्षक के लिए देखते हैं तो जब ए बी भुजा बीसी भुजा से मिलता है तो बी शीर्षक निर्माण होता है। सी शीर्षक जब बीसी भुजा मिलता है एसी भुजा के साथ तो सी शीर्षक का निर्माण होता है। 3 भुजाओं से घिरी बंधाकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रि मीन्स 3, भुज मीन्स भुजा। तो शीर्षक त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, भुजा त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, कोण त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। शीर्षक जहाँ पर 2 भुजा मिलते हैं शीर्षक कहलाते हैं। ए शीर्षक तो ए बी भुजा एसी भुजा से मिलेगा तो ए शीर्षक निर्माण। बी शीर्षक जब ए बी भुजा बीसी भुजा से मिलेगा तो बी शीर्षक निर्माण। सी शीर्षक जब बीसी भुजा मिलेगा एसी भुजा के साथ तो सी शीर्षक निर्माण हो जाएगा। शीर्षक के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। भुजा के हिसाब से देखते हैं तो त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। कोण के हिसाब से देखते हैं तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। तो शीर्षक के हिसाब से देखते हैं तो जहाँ पर 2 भुजा मिलते हैं शीर्षक कहलाते हैं। ए शीर्षक जहाँ पर ए बी भुजा मिलता है एसी भुजा के साथ वहाँ पर ए शीर्षक निर्माण होता है। बी शीर्षक निर्माण कैसे होगा, जब ए बी भुजा मिलेगा बीसी भुजा के साथ तो बी शीर्षक निर्माण हो जाएगा। सी शीर्षक निर्माण कैसे होगा, जब बीसी भुजा मिलेगा एसी भुजा के साथ तो सी शीर्षक निर्माण हो जाएगा। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रि मीन्स 3 होता है, भुज मीन्स भुजा होता है। शीर्षक के हिसाब से देखते हैं तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। भुजा के हिसाब से देखते हैं तो त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। कोण के हिसाब से देखते हैं तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। अब शीर्षक के बेस पे देखते हैं तो जहाँ पर 2 भुजा मिलते हैं शीर्षक कहलाते हैं। ए शीर्षक के माध्यम से देखते हैं तो ए बी भुजा एसी भुजा से मिलेगा तो ए शीर्षक निर्माण होगा। बी शीर्षक जब ए बी भुजा बीसी भुजा से मिलेगा तो बी शीर्षक निर्माण होगा। सी शीर्षक जब बीसी भुजा मिलेगा एसी भुजा के साथ तो सी शीर्षक का निर्माण होगा। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ए बी भुजा मिल रहा है जब एसी भुजा से, जब ए बी भुजा मिल रहा है एसी भुजा से तो ए शीर्षक निर्माण, और जब ए बी भुजा मिल रहा है बीसी भुजा के साथ तो बी शीर्षक निर्माण। और सी शीर्षक के बेस पे देखते हैं जब बीसी भुजा मिल रहा है एसी भुजा के साथ तो सी शीर्षक का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रि मीन्स 3 होता है, भुज मीन्स भुजा होता है। शीर्ष त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। भुजा त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। कोण त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। शीर्ष जहाँ पर 2 भुजा मिलते हैं शीर्षक कहलाते हैं। ए शीर्ष जहाँ पर ए बी भुजा और एसी भुजा मिलता है ए शीर्षक निर्माण होता है। बी शीर्ष जहाँ पर ए बी भुजा बीसी भुजा से मिलता है बी शीर्षक निर्माण होता है। सी शीर्ष जहाँ पर बीसी भुजा एसी भुजा से मिलता है सी शीर्षक का निर्माण होता है। तो ए बी भुजा जब एसी भुजा से मिलेगा तो ए शीर्ष, और जब यहाँ पर ए बी भुजा बीसी भुजा से मिलेगा तो बी शीर्षक, और जब एसी भुजा बीसी भुजा से मिलेगा तो सी शीर्षक निर्माण हो जाएगा। तो शीर्षक के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि जहाँ पर 2 भुजा मिलते हैं वहाँ पर शीर्षक बनता है। जहाँ पर 2 भुजा मिलते हैं वहाँ पर क्या बनता है, शीर्ष मिलता है भाई। ठीक है, तो जहाँ पर 2 भुजा मिलते हैं वहाँ पर किसका निर्माण होता है, शीर्षों का निर्माण होता है। तो शीर्षक के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। त्रि मीन्स 3 होता है, भुज मीन्स भुजा होता है। शीर्षक के बेस पे देखते हैं तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। भुजा के बेस पे देखते हैं तो त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। कोण के बेस पे देखते हैं तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। और शीर्षक किसको बोलते हैं, तो जहाँ पर 2 भुजा मिलते हैं वहाँ पर शीर्षक कहलाते हैं। ए शीर्षक कब बनता है भाई, जब ए बी भुजा एसी भुजा से मिलेगा तो ए शीर्षक निर्माण होता है। बी शीर्षक निर्माण कैसे होता है भाई, जब ए बी भुजा बीसी भुजा से मिलता है तो बी शीर्षक निर्माण होता है। सी शीर्षक निर्माण कैसे होता है भाई, जब बीसी भुजा एसी भुजा से मिलते हैं तो सी शीर्षक का निर्माण होता है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ए शीर्षक के बेस पे क्या होता है, बी शीर्षक के बेस पे क्या होता है, सी शीर्षक के बेस पे क्या होता है। तो जहाँ पर 2 भुजा मिलते हैं शीर्षक कहलाते हैं। कितने भुजा मिलते हैं तो शीर्षक कहलाता है, 2 भुजा मिलते हैं तो शीर्षक कहलाता है। 2 भुजा मिलने से कितना शीर्षक बनता है, तो 1 शीर्षक बनता है। तो यहाँ पर शीर्षक के हिसाब से आप लोग इस चीज़ को जान गए भाई। ठीक है, अब इसको हम लोग भुजा की दृष्टि से देखते हैं।
अब इस चीज़ को हम लोग किसके दृष्टि से देखते हैं भाई, हम लोग इस चीज़ को भुजा के दृष्टि से देखते हैं। जब भुजा के बेस पे हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आ रहा है, तो जब इस चीज़ को हम लोग भुजा के दृष्टि से देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके बेसिस पे आएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते चले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको भुजा के दृष्टि से देखते हैं भाई। जब हमारे पास ये कंटेंट आता है किसके बेस पे, त्रिभुज के माध्यम से हमारे पास किसके बेस पे आता है भाई, जब त्रिभुज के बेसिस पे आता है। ठीक है, तो त्रिभुज के बेस पे तो हम लोग इस चीज़ को लिख चुके थे कि त्रिभुज के बेसिस पे, तो त्रिभुज के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो पहला हम लोग शीर्ष को देख चुके हैं। शीर्ष के बेस में हमारे पास 3 शीर्ष होता है। पहला ए शीर्ष होता है और दूसरा बी शीर्ष होता है और तीसरा होता है सी शीर्ष होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का ए बी भुजा और ए बी भुजा और ए सी भुजा से मिल करके बनता है बी। ये आप लोगों का ए बी भुजा और बी सी भुजा से मिल करके बनता है, और ये ए सी भुजा और बी सी भुजा से मिल करके ये बनता है। ठीक है, शीर्ष। अब भुजा का निर्माण को हम लोग देखते हैं, तो भुजा के बेस पे हम लोग किस चीज़ को देखते हैं, तो भुजा कब बनता है। तो यहाँ पर भुजा किसे कहते हैं, दो शीर्ष जहाँ पर मिलते हैं भुजा बनता है। दो शीर्ष जहाँ पर मिलते हैं, दो शीर्ष जहाँ पर मिलते हैं भुजा बनता है। दो शीर्ष जहाँ पर मिलते हैं क्या बनता है, भुजा बनता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई। यहाँ इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। ये आप लोगों का ए शीर्ष, ये बी शीर्ष, ये सी शीर्ष। देखिए ए शीर्ष बी शीर्ष से मिल रहा है तो यहाँ पर भुजा बन रहा है ना, ए बी भुजा। उसी प्रकार बी सी से मिलेगा तो बी सी भुजा, ए सी से मिलेगा तो ए सी। ठीक है, तो दो शीर्ष जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर भुजा बनता है। इसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। देखिए कि दो शीर्ष जहाँ पर मिलते हैं क्या बनता है, भुजा बनता है। ठीक है, तो शीर्ष के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। ए शीर्ष, बी शीर्ष, सी शीर्ष। पहला क्या होता है, ए शीर्ष, दूसरा होता है बी शीर्ष, तीसरा होता है सी शीर्ष। तो जब ए बी भुजा बी सी भुजा से मिलता है, यहाँ से यहाँ पर हम लोग भुजा लिख देते हैं। चलिए, तो दो शीर्ष जहाँ पर मिलते हैं भुजा बनता है। दो शीर्ष जहाँ पर मिलते हैं क्या बनता है, भुजा बनता है। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ए बी भुजा, बी सी भुजा, ए बी भुजा बी सी भुजा और ए सी भुजा। ठीक है, तो ए बी भुजा कैसे बनेगा इस चीज़ को देखते हैं, बी सी भुजा कैसे बनेगा इस चीज़ को देखते हैं, और ए सी भुजा कैसे बनेगा इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए ए बी भुजा के बेस पे देखते हैं, बी सी भुजा के बेस पे देखते हैं और ए सी भुजा के बेस पे देखते हैं। हमारे पास ये दोनों किसके किसके बेसिस पे बनेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में बनेगा, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, देखते चले जाते हैं भाई। ठीक है, ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किस के बेसिस पे रहेगा, तो इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, देखते चले जाते हैं। तो ए बी भुजा, बी सी भुजा और ए सी भुजा के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं हमारे पास भुजा का निर्माण किस तरीके से होता है। तो भुजा के बेस पे देखते हैं, ए बी भुजा, बी सी भुजा और ए सी भुजा के माध्यम से देखते हैं। तो पहला एक हो जाएगा आप लोगों का ए बी भुजा के माध्यम से हो जाएगा, एक आप लोगों का किसके माध्यम से हो जाएगा, बी सी भुजा के माध्यम से हो जाएगा, एक आप लोगों का ए सी भुजा के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो एक को हम लोग ए बी भुजा के माध्यम से देखते हैं, एक को हम लोग बी सी भुजा के माध्यम से देखते हैं, एक को हम लोग ए सी भुजा के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को कराते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा ए बी भुजा और दूसरा हो जाएगा बी सी भुजा और तीसरा हो जाएगा ए सी भुजा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। ए बी भुजा, बी सी भुजा, ए सी भुजा। तो पहला हो जाएगा दो शीर्ष जहाँ पर मिलते हैं भुजा का निर्माण होता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो पहला ए बी भुजा के माध्यम से देखते हैं, दूसरा बी सी भुजा के माध्यम से देखते हैं, तीसरा ए सी भुजा के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, तो ए बी भुजा के माध्यम से क्या होगा और बी सी भुजा के माध्यम से क्या होगा और ए सी भुजा के माध्यम से क्या होगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं,
जान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो ए बी भुजा के माध्यम से देखते हैं, दूसरा बी सी भुजा के माध्यम से देखते हैं, तीसरा ए सी भुजा के माध्यम से देखते हैं। तो ए बी भुजा कैसे बनेगा, जब ए शीर्ष मिलेगा बी शीर्ष से। ए मिल रहा है बी से, देखिए नाम से स्पष्ट है, ए बी भुजा मतलब ए शीर्ष मिल रहा है बी शीर्ष से। तब यहाँ पर क्या बन रहा है हमारे पास, ए बी। ठीक है, बी सी भुजा, तो यहाँ पर बी शीर्ष मिल रहा है, देखिए ये बी शीर्ष मिल रहा है सी के साथ, ये बी मिला ए के साथ, तो ए बी बन गया, ए बी मिल गया सी के साथ, तो यहाँ पर आप लोग का क्या हो जाएगा, बी सी। तो ये बी शीर्ष सी शीर्ष इक्वल टू बी सी ए सी, ए शीर्ष सी शीर्ष के साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा ए सी। ठीक है, तो दो शीर्ष जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर क्या बनता है, भुजा बनता है भाई। दो शीर्ष जहाँ पर मिलता है वहाँ पर क्या बनता है, भुजा बनता है। तो दो शीर्ष जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर किसका निर्माण होता है, भुजा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, भुजा का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि दो शीर्ष जहाँ पर मिलते हैं किसका निर्माण होता है, भुजा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, भुजा का निर्माण होता है। ठीक है, तो शीर्ष के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ए शीर्ष के बेस पे देखते हैं तो ए बी ए सी से मिल रहा है, और बी शीर्ष के माध्यम से देखेंगे तो ए बी बी सी से मिल रहा है, सी शीर्ष के माध्यम से देखते हैं तो ए सी बी सी से मिल रहा है। तो भुजा के लिए हम लोग देखते हैं तो दो शीर्ष जहाँ पर मिलते हैं भुजा बनता है। तो ए बी भुजा, ए शीर्ष बी शीर्ष से मिलेगा तो ए बी भुजा, बी सी भुजा के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो बी शीर्ष सी शीर्ष से मिलेगा तो बी सी भुजा, ए सी भुजा के माध्यम से देखते हैं तो ए शीर्ष सी शीर्ष से मिलेगा तो ए सी के माध्यम से हमारे पास ये कंटेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के एक रूटिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो शीर्ष के माध्यम से देखते हैं, ए के माध्यम से देखते हैं तो ए बी ए सी से ए बी भुजा ए सी भुजा से मिल रहा है तो ए शीर्ष बन रहा है। ए बी भुजा जब बी सी भुजा से मिल रहा है तो बी शीर्ष बन रहा है। ए सी भुजा बी सी भुजा से मिल रहा है तो सी शीर्ष बन रहा है। अब भुजा की दृष्टि से देखते हैं, दो शीर्ष जहाँ पर मिलते हैं भुजा बनता है। दो शीर्ष जहाँ पर मिलते हैं भुजा बनता है, जैसे कि ए बी भुजा ए शीर्ष बी शीर्ष से मिलेगा तो बी सी भुजा, बी शीर्ष सी शीर्ष से मिलेगा तो बी सी भुजा, ए सी भुजा ए शीर्ष सी शीर्ष से मिलेगा तो ए सी भुजा के माध्यम से हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो ए मिलेगा बी के साथ तो ए बी भुजा, बी मिलेगा सी के साथ तो बी सी भुजा, ए मिलेगा सी के साथ तो ए सी भुजा हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के एक रूटिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि जहाँ पर दो शीर्ष मिलते हैं वहाँ पर भुजा बनता है, और जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं वहाँ पर शीर्ष का निर्माण होता है। जैसे कि ए बी भुजा ए सी भुजा से मिल गया, ए बी भुजा ए सी भुजा से मिल गया तो ए शीर्ष बना, बी सी भुजा ए बी भुजा से मिल गया तो बी बन गया बी शीर्ष, बी सी भुजा ए सी भुजा से मिल गया तो सी शीर्ष बन गया। उसी प्रकार भुजा के लिए देखते हैं तो दो शीर्ष जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर भुजा का निर्माण होता है। जहाँ पर दो शीर्ष मिलते हैं वहाँ पर किसका निर्माण होता है, भुजा का निर्माण होता है। जैसे कि ए शीर्ष बी शीर्ष से मिल गया, ए शीर्ष किससे मिल गया भाई, बी शीर्ष से मिल गया। यहाँ से देखिए ए शीर्ष बी शीर्ष से मिल जाएगा तो यहाँ पर ए बी भुजा बनेगा, और जब बी शीर्ष सी शीर्ष से मिलेगा तो क्या बनेगा, बी सी भुजा बनेगा, और जब ए शीर्ष सी शीर्ष से मिलेगा तो क्या बनेगा, ए सी भुजा बनेगा। तो यहाँ से देखिए इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ए शीर्ष मिल रहा है बी शीर्ष से तो ए बी भुजा बन रहा है, बी शीर्ष मिल रहा है सी से तो बी सी भुजा बन रहा है, ए शीर्ष मिल रहा है सी से तो ए सी भुजा बन रहा है। ठीक है, इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, यहाँ से जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो इसके बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो त्रिभुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ए के बेस पे क्या हो जाएगा, ए बी ए सी से मिलेगा तो, और बी के बेस पे ए बी बी सी से मिलेगा, सी के बेस पे ए सी बी सी से मिलेगा। तो दो शीर्ष जहाँ पर मिलते हैं भुजा का निर्माण होता है ए बी भुजा, जहाँ पर ए शीर्ष बी शीर्ष से मिलता है, बी सी भुजा जब बी शीर्ष सी शीर्ष से मिलेगा, ए सी भुजा जब ए शीर्ष सी शीर्ष से मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। ठीक है, तो ए के माध्यम से जान सकते हैं ए बी जब ए सी से मिलेगा तो यहाँ पर ए शीर्ष हो जाएगा, और जब ए बी बी सी से मिलेगा तो बी शीर्ष हो जाएगा,
जब ए सी बी सी से मिलेगा तो सी शीर्षा हो जाएगा। तो दो शीर्षा जहाँ पर मिलते हैं भुजा बनता है, तो ए बी भुजा। ए शीर्षा जब बी शीर्षा से मिलेगा तो ए बी हो जाएगा, और बी सी भुजा जब बी शीर्षा सी शीर्षा से मिलेगा तो बी सी भुजा हो जाएगा। ए सी भुजा के माध्यम से देखते हैं, जब ए शीर्षा सी शीर्षा से मिलेगा तो ए सी के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। तो यहाँ पर ए बी और ए सी के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो ए बी और ए सी के माध्यम से देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए बी भुजा ए सी भुजा से मिलेगा तो ए शीर्षा, ए बी भुजा बी सी भुजा से मिलेगा तो बी शीर्षा, ए सी भुजा बी सी भुजा से मिलेगा तो सी शीर्षा। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। दो शीर्षा जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर भुजा का निर्माण होता है। ए बी भुजा जब ए शीर्षा बी शीर्षा से मिल रहा है तो ए बी भुजा। बी सी भुजा जब बी शीर्षा सी शीर्षा से मिल रहा है तो बी सी भुजा। ए सी भुजा जब ए शीर्षा सी शीर्षा से मिल रहा है तो ए सी भुजा कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शीर्षा के मिलने से, दो शीर्षों के मिलने से, ठीक है, दो शीर्ष जहाँ पर मिलते हैं भुजा बनता है, और जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं, दो भुजा मिलते हैं वहाँ शीर्षा का निर्माण होता है, वहाँ शीर्षा का निर्माण होता है। तो त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। और जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं वहाँ पर शीर्षक का निर्माण होता है, और जहाँ पर दो शीर्ष मिलते हैं वहाँ पर भुजा का निर्माण होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो आप लोगों का फर्स्ट कंटेंट के अनुसार था, ये आप लोगों का सेकेंड कंटेंट के अनुसार था। थर्ड में हम लोग देखते हैं कोण के बेस पे, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कोण के बेस पे। ठीक है, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। तो पहला कोण ए, कोण बी, कोण सी। तो पहला ए बी भुजा और बी सी भुजा में जो झुकाव होता है, ए बी भुजा और बी सी भुजा के बीच का क्षैतिज झुकाव, इन दोनों के बीच का झुकाव, ए बी भुजा बी सी भुजा के बीच में जब झुकाव रहेगा, ए बी भुजा और ए सी भुजा में, ए सी भुजा रहेगा, ये आप लोगों का क्या रहेगा, ए सी भुजा रहेगा। ठीक है, ए बी भुजा और ए सी भुजा में झुकाव रहेगा तो कोण ए बनेगा, और जब ए बी भुजा बी सी भुजा में झुकाव रहेगा, जब ए बी भुजा और बी सी भुजा में झुकाव रहेगा तो कोण बी बनेगा। कोण सी के लिए देखेंगे तो बी सी भुजा और ए सी भुजा रहेगा, बी सी भुजा और ए सी भुजा के बीच में क्या रहेगा, झुकाव। यहाँ झुकाव है, यहाँ झुकाव है, यहाँ झुकाव है। ठीक है, दो भुजाओं के बीच के क्षैतिज झुकाव को, दो भुजाओं के बीच के क्षैतिज झुकाव को कोण कहते हैं। दो भुजाओं के बीच के क्षैतिज झुकाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो कोणे का निर्माण कैसे होगा, तो कोणे का निर्माण हो जाएगा जब ए बी भुजा मिलेगा ए सी भुजा से, जब ए बी भुजा और ए सी भुजा में झुकाव रहेगा तो कोण ए बनेगा। जब यहाँ पर देखिए ए बी भुजा और ए सी भुजा में झुकाव रहेगा तो कोण ए, और जब ए बी भुजा बी सी भुजा में झुकाव रहेगा तो कोण बी, जब बी सी भुजा ए सी भुजा में झुकाव रहेगा तो कोण सी बनेगा भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के एक रीडिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, ये दोनों किस किस के बेसिस पे रहेगा और किस किस कंटेंट के एक रीडिंग में रहेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इसी के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पर दो भुजा मिलते हैं वहाँ पर शीर्षक निर्माण होता है। शीर्षक बेस पे ए बी ए सी से मिलेगा तो कोण ए, और ए शीर्षक बनेगा ए बी भुजा ए सी भुजा से मिलेगा तो ए शीर्षा, और जब ए बी भुजा बी सी भुजा से मिलेगा तो बी शीर्षा, जब ए सी भुजा बी सी भुजा से मिलेगा तो सी शीर्षा बनेगा। भुजा के बेस पे देखते हैं, दो शीर्षक जहाँ पर मिलते हैं भुजा बनता है, ए बी भुजा ए शीर्षा बी शीर्षा के बेस पे हो जाएगा तो ए बी भुजा हो जाएगा, बी सी भुजा
जब बी शीर्षक सी शीर्षक मिलेगा तो बी सी भुजा हो जाएगा। AC भुजा जब ए शीर्षक सी शीर्षक मिलेगा तो AC भुजा हो जाएगा। कोण के बेस पे देखते हैं तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। कोण ए जब AB भुजा AC भुजा से के बीच में झुकाव रहेगा तो कोण ए, जब AB भुजा और BC भुजा के बीच में झुकाव रहेगा तो कोण B, जब BC भुजा और AC भुजा के बीच में झुकाव रहेगा तो कोण C, और दो भुजाओं के बीच के क्षैतिज झुकाव रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 को भुजा होते हैं, 3 कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है, तो 180 अंश का होता है। तो दो भुजा मिलते हैं वहाँ पर शीर्ष का निर्माण होता है, और जहाँ पर दो शीर्ष मिलते हैं वहाँ पर भुजा का निर्माण होता है। तो भुजा मिलते हैं वहाँ पर शीर्ष बनता है, और जहाँ पर शीर्ष मिलते हैं वहाँ पर भुजा बनता है। और त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। जब यहाँ पर AB भुजा और AC भुजा के बीच में झुकाव रहेगा तो कोण A बनेगा। जब AB भुजा और BC भुजा के बीच में झुकाव रहेगा तो कोण B बनेगा। जब BC भुजा और AC भुजा के बीच में झुकाव रहेगा तो कोण C बनेगा। तो इसको हम लोग त्रिभुज के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, यहाँ से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि त्रिभुज के बेस पे क्या रहेगा। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजा होते हैं, 3 कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। और जहाँ पर 2 भुजा मिलते हैं वहाँ पर शीर्ष बनता है, और जहाँ पर 2 शीर्ष मिलते हैं वहाँ पर भुजा बनता है। ठीक है, कोण के हिसाब से देखेंगे तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। तो दो भुजाओं के बीच के क्षैतिज झुकाव को कोण कहते हैं, कोण A, कोण B, कोण C। तो AB भुजा AC भुजा मिलेगा तो कोण A, AB भुजा BC भुजा मिलेगा तो कोण B, BC भुजा AC भुजा मिलेगा तो कोण C के माध्यम से हो जाएगा। तो दो भुजाओं के बीच के क्षैतिज झुकाव को कोण कहते हैं। तो यहाँ पर शीर्ष के माध्यम से जान सकते हैं, भुजा के माध्यम से जान सकते हैं, और कोण के माध्यम से जान सकते हैं। तो जब भी त्रिभुज के बारे में आप लोग पूछा जाएगा कि त्रिभुज क्या होता है, तो 3 भुजाओं से घिरी बंधाकृति आप लोगों की क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। इतने में आप लोगों को ये त्रिभुज कंप्लीट होता है। इसका आगे का जो कंटेंट है उस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करेंगे। इसका त्रिभुज का जो वर्गीकरण कैसा होता है, त्रिभुज का प्रकार कैसा होता है, और चतुर्भुज क्या है, पंचभुज क्या है, षष्ठभुज क्या है, सप्तभुज क्या है, अष्टभुज क्या है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करते हैं।